नमस्कार। जानता हूं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने कुछ भी प्रस्तुत करूं, उसके हर पहलू को जांचना और परखना बहुत जरूरी होता है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वीडियो के बीच में आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, इसलिए आशा करता हूं कि आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं कि क्या होता अगर यशवंत सिन्हा भारत के 15वें राष्ट्रपति बने। आज की इस जून 2022 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अपनी अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, जिस कारण भारत के 15वें राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति चुनावों की घोषणा करती है। 21 जून 2022 को भारत की दो पॉलिटिकल अलायंस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करती है। यूनाइटेड ओपोजिशन, जो कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और कई राजनीतिक पार्टियों का दल है, वह भारत के पूर्व वित्त मंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ओडिशा की एक अनुभवी राजनेता द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करती है। 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के द्वारा बनाया गया इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग करता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में भारत के कुल 4033 एमएलए यानी विधायक और 776 एमपी यानी सांसद अपना मत देते हैं। मतों की गिनती उनके राज्य क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या के हिसाब से होती है। गौर करने वाली बात यह है कि यह जनसंख्या 1971 में किए गई जनगणना के अनुसार होती है, न कि आज की जनगणना के अनुसार। कुल मत बनते हैं 10,86,431, जिसमें से मेजोरिटी वोट्स बनती है 5,43,216। यानी कि अगर उम्मीदवार को इस बहुमत से कम वोट्स मिले तो भी वह चुनावों के विजेता नहीं घोषित किए जाएंगे। इन 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में कुछ नेता किसी तरह के रोष के चलते अपना मत नहीं देते, जिस कारण मतों की गिनती 100% नहीं बल्कि 99.12% ही रह जाती है। 21 जुलाई मतों की गिनती होती है और यशवंत सिन्हा 3,80,177 वोट्स पर सिमट जाते हैं, जबकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी बहुमत से 6,76,803 वोट्स के साथ चुनावों की विजेता बनती है। और आखिरकार 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेती है और बन जाती है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अब इससे पहले कि हम आज की वीडियो के शीर्षक की बात करें, मैं आपको इन दोनों उम्मीदवारों के अतीत से वाकिफ कराना चाहूंगा, ताकि आप मेरे इस वीडियो का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से संबंध रखती है। इनका रायरंगपुर के वायदापोसी नामक क्षेत्र में जन्म हुआ और अपनी फर्स्ट और मिड टर्म एज इन्होंने यहीं पर व्यतीत की। इनका जन्म से नाम पुत्ती बिरांची टुडू था, जो कि एक अध्यापक के कहने पर बदलकर पहले द्रौपदी, फिर द्रौपद और आखिर में द्रौपदी रख दिया गया। ये संताल नामक एक कबीले समाज से संबंध रखती है। यह कबीला बिहार और असम में सबसे पहले समाज के साथ जुड़ा था और इसकी खोज की गई। और आज के दिनों में इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। राजनीति में आने से पहले ये ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक असिस्टेंट के बतौर काम कर चुकी है और उसके बाद अपने ही रायरंगपुर में एक अध्यापक के बतौर भी काम कर चुकी है। इनके पिता और दादा अपने ग्राम परिषद में कल्चरल हेड्स यानी पारंपरिक मुखिया। 1997 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और रायरंगपुर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। सन 2000 में ये रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है और अगले 2 टर्म्स के लिए यानी 2000 से 2009 तक रायरंगपुर की विधायक रहती है। इसके अलावा ये 2000 से 2004 तक राज्य मंत्री की भूमिका भी निभाती है। सन 2009 में बीजेपी और बीजेडी, जो कि ओडिशा की एक लोकल पार्टी है, इन दोनों का अलायंस टूट जाता है, जिस कारण द्रौपदी मुर्मू अपनी सीट से हार जाती है। 2015 में इन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया जाता है। अब ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये एक गवर्नर बनने वाली सबसे पहली महिला भी। बात करते हैं यूनाइटेड ओपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा बिहार के पटना शहर से संबंध रखते हैं। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया और 1962 तक पटना यूनिवर्सिटी में ही एक अध्यापक की भूमिका भी निभाई। 1960 से 1984 तक ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे और 1984 में इन्होंने जनता दल का सदस्य बनकर राजनीति में कदम रखा। 1988 में ये बिहार से
राज्यसभा सदस्य बने। इसके अलावा इन्होंने नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री कार्यकाल में वित्त मंत्री का ओहदा भी संभाला। 1996 में ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनते हैं और 1998, 99 और 2009 में हजारीबाग से बीजेपी के लोकसभा सदस्य भी बनते हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इन्हें एक बार फिर से वित्त मंत्री का ओहदा संभालने का अवसर प्राप्त होता है और 2002 में इन्हें भारत के विदेश मंत्री के बतौर भी नियुक्त किया जाता है। इनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये 2018 में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, ये कहकर कि भारत की लोकतंत्र एक बेहद ही गंभीर खतरे में है। 2021 में ये पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं और 2022 में यानी इसी साल एनडीए के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनावों में उम्मीदवार बनते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। इस हफ्ते से मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है इंडिवर्स। इस सेशन में मैं आप सभी को इंडिया के कुछ ऐसे हिस्सों से दीदार करवाऊंगा और मिलाऊंगा कुछ ऐसी शख्सियतों से जिनके रूबरू होकर आप भी कहेंगे कि भारत खुद में ही एक ब्रह्मांड है। तो देखना ना भूले इस हफ्ते से इंडिवर्स। मैंने काफी अनुभवी लोगों और स्कॉलर्स के फैक्ट्स को स्टडी करते हुए एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि यशवंत सिन्हा के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमें क्या फर्क देखने को मिल सकता था। चार्ट में सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सपीरियंस। एक पॉलिटिकल लीडर के नजरिए से एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक बहुत ही जरूरी फैक्टर होता है क्योंकि ये आपको राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनते तो शायद हमारे देश को एक ज्यादा अनुभवी राष्ट्रपति मिलता। अगला पॉइंट आउट है रीजन रेंज। यशवंत सिन्हा ने भारत के केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय ओहदों को भी संभाला है, जबकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के ही इर्द गिर्द एक रीजन की रेंज में राजनीति को समझ सके। अगला पॉइंट आउट है पार्टी अथॉरिटी। किसी भी राजनीतिक दल की बात कर ले, हर राजनीतिक दल चंद लोगों की कठपुतलियों के बांधे ही काम करता है। अब अगर यशवंत सिन्हा भारत के राष्ट्रपति बनते तो हो सकता था कि हमें एक आजाद सोच देखने को मिलती, क्योंकि इस वक्त उनका दल सत्ता में नहीं, जो कि इस वक्त देश की स्थिति को देखते हुए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट आउट है हिस्ट्री। 1988 से लेकर अब तक यशवंत सिन्हा का नाम सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा है, जो कि है यूटीआई स्कैम। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल लीडर पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोहकाल का प्रतीक में यशवंत सिन्हा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी पार्टी के सदस्यों को रिश्वत देकर एनडीए ज्वाइन करवाने की कोशिश की। इस सब के अलावा 2015 में यशवंत सिन्हा को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन डिस्टिंक्शन नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू चाहे एक ही राज्य की राजनीति से वाकिफ है, लेकिन फिर भी उनके नाम कई कंट्रोवर्सीज में जुड़ते हैं, जैसे पाथलगढ़ी मूवमेंट, लैंड एंड रिलीजन बिल और साथ ही साथ रतन टिर्की की एक ऑब्जेक्शन से भी उनका नाम जुड़ा गया। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आखिरी पॉइंट आउट है अनदर पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू। बीजेपी की कार्यकर्ता होने के कारण द्रौपदी मुर्मू के सिद्धांत भी अपनी पार्टी से मिलते हैं। अब भले ही भारत में प्रधानमंत्री के पास सब पावर्स होती है, लेकिन फिर भी किसी भी कार्य को करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कह सकते हैं कि अगर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनते तो हमें एक अलग और आजाद आइडियोलॉजी देखने को मिलती। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप इसे शेयर करके दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक कर सकें। कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आप सभी के लिए ऐसी ही इंफोटेनमेंट भरी वीडियोस लाता रहूं। और तब तक आप खुद के विचारों पर विचार करें और खुद से सवाल करें कि क्या होता अगर, व्हाट इफ। जय हिंद।